वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। जैसा कि आप लोग जानते हैं 31 बिहार जे का रिजल्ट निकल चुका है और हर तरफ जश्न का माहौल है, खुशी का आलम है। और मैं भी 31 बिहार जे के नए मिलॉर्ड को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। मानवेंद्र सिंह, मनीष रंजन, आशीष चंद्रा, शालिनी किरण, विक्रम आदित्य, अपराजिता आनंद, भवेश चंद्रा, नेहा कुमारी, उमाकांत सगुप्ता, सत्य प्रकाश, शैल, शशांक, आप सभी लोगों को जीवन में तमाम कामयाबी मिलती रहे, खुशियाँ मिलती रहें और इसी तरह से आप सभी लोग सफलता के नए नए पायदान हमेशा हासिल करते रहें। सोशल मीडिया में भी जश्न का माहौल है, लेकिन इस जश्न के माहौल में कहीं गम भी है, किसी की आंखों में आंसू भी हैं। ये वो लोग हैं जिनका किसी न किसी कारण से सिलेक्शन नहीं हो पाया, बहुत निराश हैं। मैं इन लोगों के लिए सोहनलाल द्विवेदी की एक कविता जरूर एक लाइन कहना चाहूँगा। वैसे तो कविता मुझे पूरी तरह ठीक से याद नहीं है, लेकिन जो कुछ मुझे याद आ रहा है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है ढूंढो और उसे दूर करो। इस निराशा और मायूसी के माहौल में कभी मन में ये आएगा कि परीक्षा में धांधली हुई है, तो कभी किस्मत को दोष देंगे। मैं आपसे जरूर अपील करना चाहता हूं कि ठीक है, सफलता और असफलता, आइदर फेलियर और सक्सेस कैन नेवर बी पैरामीटर टू जज ए मैन। मेरे व्यक्तिगत विचारों से आई मे बी रॉन्ग। मैं सफलता या असफलता से मैं किसी को जज नहीं करता। खैर एनीवे, ये सिद्धांतों की बातें हैं। जिन लोगों का सिलेक्शन किसी कारण से नहीं हुआ है, इस बार हम लोग बिहार एपीओ मेंस 2022 माइनर एक्ट की क्लासेज हर किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। और मैं अपील करता हूं, जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर वो बिहार एपीओ मेंस दे रहे हैं तो स्क्रीन पे लिखे हुए नंबरों पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये क्लासेज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी इसका चार्ज नहीं है। और मैं हर संभव कोशिश करूंगा और साथ में एक संदेश भी देना चाहता उन तमाम लोगों से जिनका किसी न किसी कारण सिलेक्शन नहीं हुआ। आपके मेहनत का पसीना आपके माथे पे लिखी हुई किस्मत की लकीरों को मिटाकर एक नया इतिहास लिख सकता है। आप निराश ना हो, आप मायूस ना हो। ये जिंदगी के अप्स एंड डाउन चलते ही रहते हैं, हर साल यही आलम होता है, आने वाले कई सालों तक ऐसा ही होता रहेगा। लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखना, इसका भी नाम जिंदगी है। आप मायूस ना हो, अपने आंसू खुद पोंछिए। इस जश्न के माहौल में आपके आंसू पोंछने वाला कोई भी नहीं होगा। तो खैर, अब एज ए टीचर जो सफल हुए उन्हें भी बधाई देना मेरा फर्ज है। जो असफल हुए उनके हौसले को भी बुलंद करना मेरा एक दायित्व है। और मैं खासकर अपराजिता आनंद की बात करना चाहूँगा। उनके फादर एक बहुत अच्छे ज्योतिष हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। अपराजिता थोड़ा नर्वस थी और मैंने उसे कह दिया कि अपराजिता, तुम्हारे फादर बेशक ज्योतिष हैं, मैं भी छोटा मोटा ज्योतिष हूँ, चलो मैं भविष्यवाणी करता हूँ तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तो जो भी हो, मैंने उसे कहा, इंटरव्यू के बाद भी उससे बात हुई, मैंने रिपीट किया कि अपराजिता, चाहे जो भी हो तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा। उसका सिलेक्शन हो गया। 30th बिहार जीए में भी त्रिशा रॉय अभी जुडिशियल ऑफिसर हैं बिहार जुडिशियल सर्विसेज में। उनकी मम्मी परेशान थी कि सर देखिए ना, इंटरव्यू दे रही है, हो नहीं रहा है।
मेंस हर जगह क्लियर हो। उनको भी कहा कि माता जी आप परेशान मत होइए, इस बार जरूर रिजल्ट होगा। हो गया। खुशबू आनंद, उनको भी ऐसा ही कुछ कहा था। तो देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, मैं ज्योतिष वगैरह नहीं हूँ और न मैं भविष्यवाणी और इन चीज़ों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि टीचर वो होता है जो स्टूडेंट के हौसले को बुलंद करता है, मोटिवेट करता है, उन्हें सहारा देता है। तो मैं ये समझता, मैंने अपराजिता आनंद को कुछ भी, बस सिर्फ उन्हें मोटिवेट किया, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जगाया और उसका फायदा कहीं ना कहीं उनको मिला। इस बार भी जो बच्चे बिहार एपीओ मेंस 2022 दे रहे हैं, उनको भी मोटिवेट करने के ही पर्पज से कहा है हमने कि आप सबसे पहले, चूंकि क्वेश्चन का पैटर्न पटना यूनिवर्सिटी के एलएलबी एग्जाम के लेवल का होगा और उम्मीद है कि सिलेबस भी पटना यूनिवर्सिटी के आसपास ही होगा, तो आप सबसे पहले पटना यूनिवर्सिटी का सिलेबस शॉर्ट है, कम टॉपिक है, जल्द से जल्द इसको तैयार करें। जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा उसमें कुछ एडिशनल टॉपिक्स को आप इंक्लूड कर लेंगे। और इसी पर्पज से हमने यूट्यूब पे वीडियो बना के आईपीसी के इम्पोर्टेंट टॉपिक, सीआरपीसी के इम्पोर्टेंट टॉपिक, एविडेंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक, माइनर एक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, वीडियो बना के डाला है। मुझे खुद भी नहीं पता कि इन इम्पोर्टेंट टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, ये एक सच्चाई है जो मैं कबूल कर रहा हूँ आप सबों के सामने। लेकिन मुझे विश्वास है कि ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जब पेपर होगा तो हम लोग देखेंगे कितने आए और कितने नहीं आए। चलिए, एनीवे, हम लोग इस जश्न और के माहौल में और गम के भी माहौल में, जिनकी आंखों में आंसू हैं, किसी कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, थोड़ी बहुत कुछ पढ़ाई भी कर लें। और इत्तेफाक से आज का जो टॉपिक भी है वही है ओकेजन, कॉज और इफेक्ट और फैक्ट इन इशू। तो देखिए, हमेशा सेक्शन 7 जो है, दिस इज बेस्ड अपॉन डॉक्ट्रिन ऑफ इंडक्शन। तो किसी चीज का ओकेजन, किसी चीज का कॉज, किसी चीज का इफेक्ट फैक्ट इन इशू से या रेलिवेंट फैक्ट से, तो वो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सबसे पहले मैं सेक्शन 7 को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके इलस्ट्रेशन के साथ लिखा हुआ है। तो देखिए, फैक्ट्स, जो भी फैक्ट ओकेजन, कॉज या इफेक्ट हैं फैक्ट इन इशू के, तो होता क्या है कि जैसे आप बगैर समझे अगर इनको रट्टा मारते हैं, तो आप अगर ठीक से नहीं समझते तो स्वाभाविक है कि आप मेंस में ठीक से नहीं लिख पाएंगे। आप ठीक से अगर कानूनी टॉपिक को नहीं समझते तो उसका अंजाम आप इंटरव्यू में उसे ठीक से बोल नहीं पाएंगे। तो लॉ एक टोटली कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। कंसेप्ट को तिलांजलि नहीं दी जा सकती। लॉजिक कैन नेवर बी डाइवोर्स्ड, स्पेशली व्हेन इट कंसर्न्स लॉ। तो ये ओकेजन, कॉज, इफेक्ट 3 चीजें हैं। तो आप कुछ ऐसे कोड OCE बना सकते हैं। O मीन्स ओकेजन, C मीन्स कॉज, E मीन्स इफेक्ट की। इनकेस अगर मान लीजिए एग्जाम प्रेशर होता है, कुछ आप भूलते हैं, तो इस वर्ड से आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। तो कोई भी फैक्ट जो कि ओकेजन, कॉज, इफेक्ट इमीडिएट या अदरवाइज है, किसी रेलिवेंट फैक्ट का या फैक्ट इन इशू का है, तो वो अपने आप में रेलिवेंट होता और उसका जो है एविडेंस दिया जा सकता है। इसी को इलस्ट्रेशन से समझाया हुआ। द क्वेश्चन इज वेदर A robbed B, the fact that shortly before robbery B went to a fair with money in his possession and that he showed it or mentioned the fact that he had it to third person are relevant। थर्ड पर्सन को ये ने बताया कि उसके पास पैसा है, वो मेले में गया था, तो उसका मेले में जाना एक ओकेजन हो गया। थर्ड पर्सन को उसने बताया कि उसके पास पैसा है, कॉज हो गया, और उसका इफेक्ट हो गया कि उसके साथ रॉबरी हो गई। तो और जो अगला इलस्ट्रेशन है, द क्वेश्चन इज वेदर A मर्डर्ड B। तो जब मर्डर हुआ तो जो ग्राउंड पे जो स्ट्रगल के साइन है, वायलेंस के साइन है,
तो वो मर्डर के इफेक्ट हैं, वो सबूत हैं। तो therefore occasion, cause and effect of fact in issue or relevant fact are to be considered always relevant on the theory of induction। हम लोग इंडक्शन की चर्चा करेंगे। The question is whether A poisoned B, तो the state of B's health before the symptom ascribed to poison and habits। तो ये सारी चीजें इसने एक अपॉर्चुनिटी प्रदान की फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन। तो ये सारी चीजें रेलिवेंट हैं। इसके जो इंग्रेडिएंट है, द फैक्ट एज बीइंग ओकेजन और कॉज ऑफ द फैक्ट इन इशू और ऑफ रेलिवेंट फैक्ट, वो रेलिवेंट होंगे। तो ओकेजन और कॉज रेलिवेंट होगा, इफेक्ट रेलिवेंट होगा, फैक्ट्स गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर देयर अकरेंस ये भी रेलिवेंट होगा, फैक्ट कंस्टिट्यूटिंग द स्टेट और थिंग ये भी रेलिवेंट होगा। तो हम लोग देखेंगे कि सेक्शन 7 जो है इट इज वाइडर एंड लार्जर देन सेक्शन 6। सेक्शन 6 रजिस्टर पे वीडियो बना रखा है, वो यहाँ पे उसकी चर्चा मैं नहीं करूँगा, आप देखिएगा वो वीडियो। तो सेक्शन 6 फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन वो रेलिवेंट होगा। लेकिन सेक्शन 7 एक वो इट प्रोवाइड्स प्रोविजन फॉर एडमिशन ऑफ सेवरल क्लासेज ऑफ फैक्ट which do not possibly form part of the transaction but are still connected with in such a particular mode so that they become relevant under the transaction under inquiry। तो वो जो fact which are connected with the fact in issue, जो ये 4 चीजें लिखी हुई है are relevant under this section। और ये जो सेक्शन 7 है टोटली इंडक्शन पे बेस्ड है। इंडक्शन का जो मीनिंग है, a method of discovering general rules and principle from particular facts and examples। तो एक मेथड है टू डिस्कवर सर्टेन रूल। अब मान लीजिए कि यहाँ जमीन पे खून गिरा हुआ है और ये खून ह्यूमन ब्लड है और बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो इस फैक्ट को देखने से हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे जरूर किसी ह्यूमन बीइंग के साथ कोई ना कोई वारदात या कोई ना कोई हादसा या कोई ना कोई घटना हुई है जिस कारण यहाँ जमीन पे इतना खून बिखरा पड़ा। तो इंडक्शन सिंपल शब्दों में एक तरीका है बाय जनरल रूल्स सर्टेन फैक्ट्स और उसके एग्जाम्पल्स को देखते हुए, जैसे आपने देखा सड़क पे गाड़ी के स्पीड होने के निशान है, ब्रेक किसी ने बहुत तेज लगाया, गाड़ी स्पीड में थी, तो टायर के स्कीड मार्क्स जो होते हैं, तो अगर वो देखेंगे तो उससे क्या फैक्ट निकल के आते हैं कि कोई गाड़ी बहुत तेज स्पीड में आ रही होगी, उसने अचानक ब्रेक लगाया और जिसके कारण से ये साइन है। आप घर से बाहर निकले, सड़कें गीली हैं बाहर को, तो क्या कि भाई बारिश हुई होगी इसलिए गीली है। तो देखिए ये सारी चीजें कॉमन सेंस है। आप देखिए अभी खुशी का माहौल है, क्यों कि 31 बिहार जे का रिजल्ट निकला है, बहुत सारे लोग सेलेक्ट भी हुए हैं। गम का भी माहौल है, क्यों 31 बिहार जे का रिजल्ट निकला। तो इसे कॉज और इफेक्ट इन दोनों से भी आप जोड़ के देख सकते हैं, और कानून में सिर्फ आपको यही सारी चीजें समझनी है। और what has been the effect of a particular cause or what has been constant cause of a particular effect in the past will be the same। अगर मान लीजिए कि आज से 2 साल पहले किसी जगह पे खून गिरा मिला और वो ह्यूमन ब्लड था, तो इसका मतलब है कि उस ह्यूमन बीइंग के साथ जरूर कोई ना कोई बात हुई होगी, कोई ना कोई वायलेंस या कोई ना कोई कहानी जरूर होगी। उसी तरीके से आज से 2 साल बाद भी अगर कहीं कोई ह्यूमन ब्लड गिरा हुआ मिलता है, तो उसे यही सारी चीजें हम एक इन्फरेंस, एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा एविडेंस एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंक्लूजन, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फरेंस इज बेस्ट। और जो रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी जो पिछले वीडियोज में हमने आपको बताया है, तो रेलिवेंसी इज इटसेल्फ बेस्ड अपॉन ह्यूमन लॉजिक एंड एक्सपीरियंस, और उसी चीज को थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया गया है। ओकेजन का मतलब होता है कि सर्कमस्टांसेस इन व्हिच द इवेंट अकर्ड,
एविडेंस ऑफ सच सर्कमस्टांस अलाउड टू बी गिवन। अब जैसे अकेजन का आर वर्सेस रिचर्डसन का केस है, और जहाँ पे किसी पे रेप का और मर्डर का, एक गर्ल के रेप और मर्डर का आरोप लगा था। वो गर्ल उस समय अपने कॉटेज में अकेली थी, और उस समय उस पर्टिकुलर टाइम पे मर्डरर का वहाँ प्रेजेंट होना, उसका फुटप्रिंट मिलना वहाँ से, तो ये सारे रेलिवेंट माने गए। इस सेक्शन के अंतर्गत आपके फिंगरप्रिंट क्राइम सीन से मिलना, तो ये कॉज हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है कि भाई यहाँ अपराधी आया होगा इसलिए उसका फिंगरप्रिंट है। एक और केस है जैनन वर्सेस रेक्स का। इस केस में ए वाज ट्राइड फॉर मर्डर ऑफ बी। बी का जो डेड बॉडी है वो किसी गन्नी बैग में मिला, और कुछ फैक्ट थे उस मर्डर के। तो वाइफ ऑफ बी जो थी, जो डिसीज्ड की वाइफ थी, उसने अपने सारे गहने ए के पास जमा कर रखे थे। ए ने पैसा लिया था बी से कि ट्रक परचेज करना है, लेकिन उसने ट्रक नहीं परचेज किया। बी ने पैसा उधार दिया था, तो बी उससे पैसा मांगते रहता था। तो ए ने बी को कहा कि भैया तुम आ जाओ, अपना पैसा लेके जाओ, इस तारीख को आ जाओ। बी उस तारीख को उसके पास जाता है, और बाद में उसका जो उसकी डेड बॉडी बरामद होती है गनी बैग से। तो ये जो सारे फैक्ट हैं कि ए ने पैसा लिया था बी से, ए ने बी के वाइफ के गहने लिए थे, बी उससे पैसा मांग रहा था बार बार, वो पैसा नहीं दे रहा था। एक दिन ए ने उसको धोखे से बुलाया अपने पास, बी उसके पास गया। तो ये सारी चीजें एक एपीओ के लिए टू प्रोसिक्यूट। तो हालांकि एविडेंस एक्ट के अगर देखा जाए तो रेस जस्टिस से तो खूब क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन ये भी एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इससे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। अब होंगे कि नहीं होंगे, आई डू नॉट नो। तो ये सारी चीजें रेलिवेंट हो जाएंगी। और उसके बाद अपॉर्चुनिटी जो है कि सर्कमस्टांसेज, ऐसे सेट ऑफ सर्कमस्टांसेज जिसने मौका दिया कि कोई फैक्ट किसी पर्टिकुलर तरीके से हो, तो उसे हम लोग अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं। और कॉज भी वही होता है, कॉज ऑफ फैक्ट इन इशू रेलिवेंट है। कॉज एक्सप्लेन कि व्हाई ए पर्टिकुलर एक्ट वाज डन। अब किसी के आंखों में आंसू है, क्यों, क्या कॉज है? तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ जब रिजल्ट हुआ। तो किसी तरफ जश्न का माहौल है, क्या कॉज है कि सिलेक्शन हो गया। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, खांसी खुशी, ये सारी चीजें छिप नहीं सकती। तो देखिए, देयर इज ए रीजन बिहाइंड एवरी कंडक्ट। कोई भी ह्यूमन कंडक्ट ऐसा हो ही नहीं सकता जो बिना किसी रीजन के। तो इन सारी चीजों के बारीकियों से, लॉ एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, इसको सोचेंगे। यूट्यूब पे तो बहुत ज्यादा नहीं हो सकता, बहुत जल्दी में हम लोग भी होते हैं, थोड़ा हमें भी डर होता है कि भाई यूट्यूब पे जितना शॉर्ट कंटेंट होगा उतना ही अच्छा होगा। हमारी टीम भी बार बार हमें यही कहते हैं कि सर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन मैं अपनी आदत से मजबूर। अगर कोई वीडियो शॉर्ट हो और वो आपके किसी काम की ना हो तो डेट इज यूजलेस। खैर एनीवे, आगे चलते हैं हम लोग। और इफेक्ट, एक केस था स्पेंसर कूपर ट्रायल। इसमें इफेक्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से हुआ क्या कि द बॉडी ऑफ डिसीज्ड वाज ए लेडी। उसकी डेड बॉडी रिवर के अंतर्गत मिली, और सवाल ये था कि क्या उसे मार के उसकी डेड बॉडी को रिवर में फेंक दिया गया था, या उसने रिवर में छलांग लगा के खुदकुशी की। तो इन हालातों में क्वेश्चन ये था कि स्टोमक ऑफ डिसीज्ड, इसमें ऐसे है, द क्वेश्चन इन इशू वाज व्हेदर शी हैज कमिटेड सुसाइड बाय जंपिंग एंड ड्राउनिंग इन द रिवर और हैड बीन किल्ड एंड थ्रोन इनटू द रिवर। उसके स्टोमक में, डिसीज्ड के स्टोमक में कंटेंट नो वाटर, कोई पानी नहीं था। तो प्रोसिक्यूशन ने वहाँ पे एविडेंस देना चाहा एक्सपर्ट डॉक्टर का कि इफ ए पर्सन डाइज इन वाटर द स्टोमक मस्ट कंटेन वाटर। तो
एक्यूज का केस था कि ये रिवर में छलांग लगा के हत्या की है, तो प्रोसिक्यूशन का केस था कि अगर रिवर में छलांग लगा के ये हत्या करती तो इसके पेट में पानी होता। चूंकि इसके पेट में पानी नहीं है तो इसने रिवर में छलांग नहीं लगाया गया, बल्कि इसे मार कर इसकी डेड बॉडी को रिवर में फेंक दिया गया। ये प्रोसिक्यूशन का क्लेम। एक्यूज का क्लेम जो है वो ये कहता था कि इफ ए पर्सन डाइंग इन द वाटर, अगर किसी आदमी की डूबने से मौत हो जाती है तो कोई जरूरी नहीं कि उसके पेट में पानी ही भर जाए। प्रोसिक्यूशन भी एक्सपर्ट एविडेंस से ये बातें साबित करना चाहता है, तो ये दोनों फैक्ट रेलिवेंट हो और इन दोनों फैक्ट का एविडेंस दिया जा सकता है। तो ये यहाँ पे सारी चीजें लिख दी गई है, इसको वीडियो को पॉज कर आप इन चीजों को नोट डाउन कर लेंगे और कोई डाउट हो तो जरूर पूछेंगे। बिहार एपीओ मेंस 2022 का डेट अब काफ़ी कम है, हमारे ऊपर भी बहुत प्रेशर है। मैंने वादा किया है एविडेंस एक्ट कंक्लूड कर दूंगा एग्ज़ाम से पहले, तो थोड़ा जल्दी उतना ही। अब हालांकि इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ इंडक्शन एक रिसर्च का मसला है, अब कोई ज़रूरी नहीं कि कल जो अंजाम हुआ, कल का जो इफेक्ट हुआ वही इफेक्ट आज भी हो। अब आप क्राइम की दुनिया में देखते हैं, वैसे अमूमन कोई किसी को नमस्ते करता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो उसे इज्जत दे रहा है या रिकग्नाइज करता है, लेकिन ऐसे भी इंस्टांसेज मिले हैं कि अपराधियों ने गोली मारने से पहले विक्टिम को नमस्ते किया। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडक्शन की आलोचना इसलिए होती है कि ह्यूमन कंडक्ट इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इट इज वेरी अनसेफ to draw a conclusion on the basis of human conduct। तो देखिए, क्रिटिसिज्म इस दुनिया में कोई ऐसी चीज है जिसका क्रिटिसिज्म नहीं है। तो खैर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्रिटिसिज्म के एस्पेक्ट पे नहीं जाना है, आपको ये सारे बेसिक इनपुट्स होने चाहिए। और बेसिक इनपुट्स होने के बाद अगर आपके पास बेसिक इनपुट्स है और उस इनपुट्स की अंडरस्टैंडिंग आपके पास है तो आप मेंस में बेहतरीन आंसर लिख सकते हैं। अगर आपके पास बेसिक इनपुट नहीं है तो फिर आंसर लिखना बहुत डिफिकल्ट है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। अगर आपके पास बेसिक इनपुट है और अंडरस्टैंडिंग है तो आप इंटरव्यू में भी अच्छा जवाब दे सकते हैं। अब विद दीज इनपुट्स हम लोग देखते हैं कि मेंस का क्वेश्चन क्या है। डिस्कस द थ्योरी ऑफ इंडक्शन अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। तो यहाँ पे आप सीधे सेक्शन 7 को बेस कर दीजिए कि ओकेजन कॉज इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस इन द पास्ट इज गोइंग टू बी सेम ऑल्सो इन द फ्यूचर। सेक्शन 7 एक्सप्लेन्स, और ऐसे इन सारे चीज़ों को डिटेल कर दीजिए। व्हाट इज ये, तो इस तरीके से आपका इंट्रो जो है बहुत मायने रखता है। मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि इंट्रो इज वेरी इफेक्टिव और इंट्रो इज वेरी क्रूशियल फॉर बेटर मार्क्स। तो इंट्रो आप इसका कुछ लॉजिक से बेहतर कुछ इंट्रो हो ही नहीं सकता। कानून का लॉजिक, कानून की रीजनिंग अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ें मानी जाती है। तो अगर आपके पास लॉजिक और रीजनिंग है तो उससे भी आप शुरू कर सकते हैं। अगर इनकेस अगर नहीं है तो आप सीधे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को कोट करते हुए लिख सकते हैं। जैसा भी आपके पास मटेरियल हो आप उस तरीके से कर सकते हैं। ये पूछा गया इंटरव्यू का क्वेश्चन कि मोटिव का क्या रोल है क्राइम में, तो इनफैक्ट ये कल के लिए क्वेश्चन था, बाकी हमारे स्टाफ के आज वाला इंटरव्यू का क्वेश्चन रह गया और कल वाला क्वेश्चन यहाँ आ गया। खैर एनीवे, जो भी टाइपिंग मिसकम्युनिकेशन है, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। जहाँ डायरेक्ट एविडेंस है वहाँ पे मोटिव का कोई रोल नहीं है। मोटिव मीन्स रीजन फॉर द कमीशन ऑफ ए क्राइम, रीजन फॉर द एक्ट। ये एक्ट क्यों हुआ वो मोटिव बताता है। इंटेंशन इज द मेंटल विलिंगनेस दैट वी कैन से। एग्रीमेंट फाइनल कन्फर्म स्टेट ऑफ इंटेंशन कि हाँ एग्रीमेंट समथिंग मोर देन इंटेंशन।
तो इन्हीं चीज़ों को, मोटिव, इंटेंशन को कानून की भाषा में बड़े लंबे लंबे शब्दों में समझाया हुआ, उनका अगर आप रट्टा मारेंगे और समझेंगे नहीं, और कोई चीज़ बीच में, और कोई चीज़ अगर उस दौरान उस बीच में मिस हो जाती है तो फिर उसका अर्थ का अनर्थ, और कोई क्या चीज़ आपने मिस किया और जो मिस किया है उसके बाद आपने लिखा क्या है, उसका मीनिंग क्या होता, तो वो जब आप देखेंगे तो बिल्कुल ही उल्टा हो जाता। और इस कारण से अगर मान लीजिए कि रट्टा मार के गए हैं, समझते नहीं है और क्या आपने मिस किया, तो आपको भी एहसास नहीं होगा कि आपने क्या मिस किया, और आप यही समझेंगे कि आपने बहुत बेहतरीन आंसर लिखा, एग्जाम में धांधली हुई है और इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। आई मे बी रॉन्ग, मैं कोई जरूरी नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सच है, हो सकता है कि आई एम ऑल्सो ए ह्यूमन बींग, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि अगर आप समझते हुए लिखेंगे तो मिसिंग के चांस कम है, और रट्टा मार के बगैर समझे लिखेंगे तो मिसिंग के चांस बन जाएंगे। तो आप कंसेप्ट को समझ गए, अब उस कंसेप्ट को समझने के बाद आप कुछ भी लिखेंगे, कुछ मिस्टेक अगर होने वाला है तो आपको खुद ही एहसास हो जाएगा। रट्टा मारने में मिस्टेक का एहसास नहीं होता, हालांकि रट्टा मारना बुरी बात नहीं है, रट्टा मार के भी बहुत लोग कामयाब हो जाते हैं, अपनी अपनी बातें हैं। खैर एनीवे, मोटिव का क्या रोल है, तो मोटिव जहाँ पे डायरेक्ट एविडेंस है, आई विटनेस है, वहाँ मोटिव इनसिग्निफिकेंट है। मोटिव रेलिवेंट है, मोटिव का एविडेंस दिया जा सकता है, लेकिन अगर मोटिव एस्टेब्लिश नहीं हुआ तो सजा नहीं होगी। तो डायरेक्ट एविडेंस के केस में जहां आई विटनेस है वहां मोटिव को प्रूव करना कोई जरूरी नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन सर्कमस्टांशियल एविडेंस के केस में जहां पे सिर्फ सर्कमस्टांसेज ही सर्कमस्टांसेज है, वहां पे आपको कंक्लूजन में निकलना है, तो वहां पे ये पूछा जाएगा, ये वहां पे मोटिव का बहुत जबरदस्त रोल होता है। मोटिव का मतलब है कि आखिर एक्यूज ने ये क्राइम क्यों किया, क्या मोटिव था उसका। तो जहां डायरेक्ट एविडेंस है, जब ये साबित हो गया कि इसने क्राइम किया है, तो ये जानना कोई जरूरी नहीं है कि आखिर इसने क्यों क्राइम। लेकिन जब डायरेक्ट एविडेंस नहीं है और सर्कमस्टांशियल एविडेंस केवल है, तो ये जानना फिर जरूरी हो जाता है कि आखिर इसने क्राइम क्यों किया। तो इंटरव्यू के क्वेश्चन का आंसर कि नॉर्मली मोटिव इज नॉट नेसेसरी टू बी प्रूव्ड इन ए केस व्हिच इज बेस्ड अपॉन डायरेक्ट एविडेंस, but motive assumes much significance into a case which is based upon circumstantial evidence। आप इंटरव्यू में जितना कम, छोटा, नपातुल्ला, एक्यूरेट, टारगेटेड बोलेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। तो खैर एनीवे, वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि हर किसी को इसका एडवांटेज मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय।